नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं आपके लिए चंद्रमा, ज्योतिष का दूसरा ग्रह है, उसका संक्षिप्त परिचय, पूर्ण परिचय और मध्यम परिचय। यह तीनों इसलिए कह रहा हूं, यदि ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं तो उनके लिए यह संक्षिप्त परिचय है, और यदि ज्योतिष को समझने वाले लोग हैं तो उनके लिए मध्यम परिचय है, और जो ज्योतिषी हैं उनके लिए पूर्ण परिचय है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में आपको क्या शुभ और अशुभ फल प्रदान करता है। चलिए चलते हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्रदान करता है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी आपको चंद्रमा का संक्षिप्त परिचय देते हैं और बताते हैं कि चंद्रमा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या क्या शुभाशुभ फल देता है, और क्या छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो तंत्र मंत्र यंत्र न करके आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चंद्रमा को अपनी जन्म कुंडली में ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को हृदय का स्वामी कहा गया है। यह सूर्य का प्रकाश लेता है। सूर्य चंद्र को चाहे कितनी ही क्रोधित होकर आज्ञा दे, पर वह शांत होकर सुनता है और उसे पूर्ण करता है। चांदी की तरह चमकती चांदनी रात पर चंद्रमा का शासन है, और इस चंद्रमा के शासन क्षेत्र से जहां चमक कम होती है उस स्थान को राहु कहते हैं, और जहां चांदनी की तरह चमकती चांदी की तरह चमकती जो चांदनी रात है उसका जहां पर अंत हो जाता है उस जगह को केतु कहते हैं। यहां प्रारंभ राहु और अंत में केतु है, और इनके मध्य में शनि इनका रक्षक है। पापी समूह राहु केतु शनि एक निज जन्मदात्री और जगत माता के राज्य में प्रत्येक के आराम और माता के दूध में जहर मिलाने जैसा काम करते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा माता है, चंद्रमा दूध है, और पापी ग्रह राहु केतु हैं, और यह सहृदयी चंद्रमा को जगत में समुद्र के जल में सूर्य की छाया को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी शैतानी हेतु जगत में वायु या मानव श्वास का स्वामी गुरु सर्वत्र विद्यमान रहता है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? बात चंद्रमा की कर रहा हूं और इधर गुरु की कर रहा हूं कि चंद्रमा में गुरु कैसे जुड़ा हुआ है। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म बेला का स्वामी केतु है, और सूर्यास्त के उपरांत जो संध्या काल है उसका स्वामी राहु है, जबकि संपूर्ण रात्रि का स्वामी शनि है, और चंद्र के प्रभाव में गुरु सूर्य चंद्र तीनों का प्रभाव सम्मिलित है। अब आप समझे कि चंद्रमा क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि चंद्रमा का आपको संक्षिप्त मध्यम और पूर्ण परिचय देता हूं। यह तीनों प्रकार के लोगों के अलग अलग है। जो नहीं जानते उनके लिए संक्षिप्त परिचय, जो इसमें जिज्ञासा रखते हैं या समझते हैं उनके लिए मध्यम, और ज्योतिषियों के लिए तो यह पूर्ण परिचय है। ज्योतिषी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। 8वें भाव का चंद्रमा दीर्घायु बनाता है किसी भी जातक को, इसलिए आपको ज्योतिषियों की ठगी से बच जाना कि अष्टम चंद्रमा मृत्यु कारक होता है, बिल्कुल गलत, और मृत्यु से रक्षा करता है। 7वें भाव का चंद्रमा धन संपत्ति अन्न आदि की उपलब्धता के लिए उत्तम बताया गया है। 3रे भाव का चंद्रमा युद्ध के मैदान में विजयी दिलाता है, और चंद्र अशुभ या निर्बल होने पर शुक्र के कार्यों की वस्तुओं में के साथ लाभ नहीं होता, अपितु चंद्र की वस्तुएं लाभदायक सिद्ध होती हैं, जबकि उसमें दूध की जैसी सफेदी नहीं मिलती हो, अर्थात पूर्ण फलाफल नहीं मिलता हो, अर्थात कि पानी की बर्फ लाभदायक होगी और दूध की बर्फ हानिप्रद होगी। आप समझ गए? बर्फ अगर पानी की हो जाए फ्रिज में रख के तो लाभदायक है, लेकिन अगर दूध का ही बर्फ बन जाए तो फिर हानिकारक होगा। चंद्र को फारसी में कमर कहते हैं, अंग्रेजी में मून कहते हैं, और इसका बार सोमवार है और रंग सफेद दूध के सदृश है। चंद्रमा सीधा ग्रह, इसका कारक भाव चौथा स्थान है। किसी भी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा चौथे भाव में है तो ऐसा जातक अत्यंत सुखी रहता है, उसे किसी प्रकार के दुख नहीं होते हैं। चंद्रमा ग्रह की मित्रता और शत्रुता आपको बताते हैं कि चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध जो है वो मित्र हैं। शुक्र शनि मंगल व गुरु के साथ इनका सम संबंध रहता है। चंद्रमा को केतु से ग्रहण व राहु से मध्यम संबंध रहता है। क्या आज आपको एक विशेष बात पता चली कि चंद्रमा को ग्रहण राहु न लगाकर केतु लगाता है? अब तक आप समझ रहे होंगे कि राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता नहीं, राहु सूर्य को ग्रहण करता है और केतु चंद्र को ग्रसित करता है। यदि इस प्रकार का बेसिक आप समझ जाएंगे तो शायद आपको ज्योतिष समझने में और आसानी होगी। अब तक आपको यही पता था कि राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते नहीं। राहु चंद्रमा को नहीं बल्कि सूर्य को ग्रहण लगाता है, और केतु सूर्य को नहीं बल्कि चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। यह एक विशेष बात है। चंद्रमा जो ग्रह है
इसका जो समय है वो 24वां दिन है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसके 24वें दिन में चंद्रमा अपना पूरा असर देता है, 1 महीने से 6 दिन पहले। और 24 वर्ष की उम्र में भी चंद्रमा आपको शुभाशुभ फल देता है, जब आपकी उम्र 24 साल हो रही होती है। और चंद्रमा की जो आयु है वो संपूर्ण 100 वर्ष की है। अब महादशा चंद्रमा की 10 वर्ष की है और सामान्य चक्र 1 है। सामान्य चक्र 1 है, अर्थात सामान्य चक्र 1 का मतलब किसी एक आदमी के जीवन में चंद्रमा केवल एक बार ही शुभाशुभ फल देता है। जिस प्रकार सूर्य 3 बार फल देता है, चंद्रमा 1 बार फल देता है। सूर्य 3 बार कैसे फल देता है यह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, सूर्य का संक्षिप्त ज्योतिषीय परिचय में। और इसका प्रभाव, प्रारंभ से प्रभाव की गति घोड़े की जैसी होती है। मतलब चंद्रमा के जब दशा फल मिलने लगे, बिल्कुल 101 की स्पीड में, बुलेट ट्रेन की स्पीड में आपको फल मिलेंगे। चंद्रमा इतनी जल्दी फल देता है। चंद्रमा की आयु किसी और ग्रह के साथ होने पर 24 वर्ष की हो जाती है। लगा लीजिए 76 वर्ष कम हो जाते हैं गुरुजी, चंद्रमा किसी अन्य ग्रह के साथ है। तो इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा अकेला होना ही श्रेष्ठ है जन्म कुंडली में। और यह इसलिए भी है कि तिथिरेक गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं तु चतुर्गुणं वारस्य अष्टागुणो प्रोक्तं करणं षोडशांतेन द्वात्रिंशत् गुण योगस्तारा षष्ठी संबंधा प्रोक्तं शतगुणः चंद्र तस्मात् चंद्र बलाबलम। यदि चंद्रमा अकेला है तो 100 वर्ष की आयु होती है उसकी व्यक्तिगत, और अगर चंद्रमा किसी ग्रह के साथ है तो 76 वर्ष कम हो जाते हैं, 24 वर्ष मात्र आयु रह जाती है। इतना तो आपको भी पता होगा कि जन्म कुंडली में जो हम आयु का निर्धारण करते हैं वह ग्रहों की आयु का निर्धारण करते हैं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जितनी आयु आपके ग्रहों की होगी उतनी ही आयु आपकी भी होगी, उससे नीचे ऊपर नहीं हो सकती है। आयु के समाधान के लिए आप जैमिनी पैमिनी ये सब लफड़े छोड़ दीजिए, ये सब ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए कि ऐसा कुछ नहीं होता। ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण कला है, लेकिन ज्योतिषी अगर नहीं समझता तो उसमें किसी का दोष नहीं है। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, ज्योतिष वेद का नेत्र है। मृत्यु पर्यंत जन्म से लेकर सभी शुभाशुभ फलों का बखान वह कर सकता है, बशर्ते कि ज्योतिषी तिरस्कंधज्ञ दैवज्ञ हो, सिद्धांत होरा संहिता का जानकार हो। अब चंद्र गुरु बुध शुक्र राहु के साथ होने पर चंद्रमा की आयु और भी कम हो जाती है। कितनी विशेष बात है। चंद्रमा गुरु बुध शुक्र राहु के साथ अगर है, यानी कि 3 तारे, ये सूर्य की बात नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रह है। बुध गुरु शुक्र और राहु, यहां केतु और मंगल को छोड़ दिया गया है। क्योंकि एक वीडियो में हमने आपको यह भी बताया कि शनिवत राहु भमवत केतु, मंगल और केतु को छोड़ के, उधर एक ग्रह को छोड़ के सूर्य को, क्योंकि मंगल ग्रह नहीं है, यह स्टार है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 5 स्टार, 5 तारे, पंचतारा। तो एक ग्रह सूर्य को छोड़ के, दूसरा मंगल तारा छोड़ के, और तीसरा केतु पात को छोड़ के अगर बुध गुरु शुक्र के साथ चंद्रमा है तो इसकी आयु जो है वह 12 वर्ष रह जाती है केवल, यानी कि 88 वर्ष की आयु घट जाती है चंद्रमा की। अन्यथा चंद्रमा अकेले अगर किसी जन्म कुंडली में तो 100 वर्ष की आयु रहती है उसकी। और किस भाव में कितने वर्ष की आयु रहती है इसके लिए आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा। इतना जल्दी यूट्यूब पर कोई आपको बताएगा नहीं, यूट्यूब या फेसबुक पर। अगर यह सब आपको बता दिया तो आप तो कल से बड़ी बड़ी दुकान चला देंगे, क्योंकि जिस प्रकार का खेल चल रहा है। ओवरऑल हमने आपको एक इतना विशेष गणना बता दी है कि चंद्रमा अकेले 100 वर्ष की आयु होती, किसी दूसरे ग्रह के साथ रहा तो वह 76 वर्ष कम कर देता अपनी आयु के। केवल 24 वर्ष की आयु चंद्रमा की रह जाती है, नहीं किसी जातक की। जातक के लिए तो सारे ग्रहों की गणना करनी पड़ेगी। और यदि गुरु बुध और शुक्र के साथ या राहु के साथ चंद्रमा है तब चंद्रमा की उम्र केवल 12 वर्ष रह जाती है, 88 वर्ष घटा देता है अपनी उम्र को चंद्रमा। अब आपको पता है कि आयुर्दाय में चंद्रमा की उम्र किस प्रकार देखी जाती है, यह एक विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने वीडियो का विषय चंद्रमा बताया है, लेकिन आयुर्दाय अष्टम भाव का गणित शुभाशुभ फल इतनी बेहतरीन गणित आपको बता दी है कि अब आप अपनी बुद्धि के अनुसार इस गणित को किसी भी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि यह 100% सही होगा, इसमें कोई शंका नहीं, बशर्ते आपका फॉर्मूला ये वाला गलत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले को बिल्कुल सही जगह पर बैठा देना है। चंद्रमा शनि के साथ है तो आयु 8 वर्ष होती है। किसकी? चंद्रमा की, जातक की नहीं। अब वो चंद्र ग्रह का आयु 8 वर्ष रहेगी, अर्थात चंद्रमा यहां अपने 92 वर्ष कम कर देता है। अर्थात चंद्रमा की 92 वर्ष की आयु को शनि खा जाता है। कितना बड़ा खेल है गणित में। यदि चंद्रमा शनि के साथ है तो शनि चंद्रमा के 92 वर्ष खा जाता है, अन्यथा चंद्रमा की पूर्ण आयु 100 वर्ष की होती है। यूं देखिए, किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेला है और पूर्ण बली है, तब उस जातक के अन्य ग्रह कोई चंद्रमा के साथ नहीं है
केंद्र त्रिकोण में ऐसी जगह पर है जहां पर कि राशि, लग्न, राशि, भाव और ग्रह तीनों बली हैं, वह जातक पूरे 100 वर्ष तक चंद्रमा से जी जाएगा। बाकी ग्रहों की तो बात ही और है। और इस प्रकार की ग्रह स्थिति प्रारब्ध के कर्म अनुसार होती थी, और इसीलिए उन ग्रह स्थितियों में जातक हजारों साल जीते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, कलयुग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। कलयुग में उम्र बहुत कम हो गई है, 120 साल महर्षियों ने गिनती कर दी है टोटल। चंद्रमा के 10 साल, सूर्य के 6 साल, मंगल के 7 साल, राहु के 18 साल, गुरु के 16 साल, बुध के 17 साल, शुक्र के 20 साल, शनि के 19 साल, केतु के 7 साल, तो राहु के 18 साल, टोटल जोड़ दिए 120 साल। गिनती कर लेना, 120 साल की आयु। लेकिन ग्रह की आयु क्या होती है चंद्रमा की, वो मैंने आपको बता दी। चंद्र ग्रह का उच्च नीच, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप फलित का हिसाब लगाएंगे, किसी का फलाफल करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो वृष राशि में चंद्रमा कभी भी उच्च के फल नहीं देता है। चंद्रमा को उच्च होने के लिए कर्क राशि में होना आवश्यक है, फल लेने के लिए, न कि देने के लिए। हो सकता है वृष राशि में उच्च का लिख दिया हो कहीं, क्या कई सारी किताबों में यह लिखा हुआ है, ज्योतिष ग्रंथों में, या कई सारे ज्योतिषियों का मानना है। कई सारे आप कोई आर्टिकल उठाकर देख लीजिए, कोई ऐप में कहीं पर, बहुत सारे लोग हमको ऐप दिखाते हैं। मेरे पास तो ऐसा खासा ऐप है नहीं, लेकिन कंप्यूटर भी नहीं है जहाँ तक है। तो कंप्यूटर इसलिए नहीं, हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते, हमें पता है कंप्यूटर की कुंडली गलत होती है। तो यह जो चंद्रमा है वृष राशि में नहीं बल्कि कर्क राशि में उच्च का होता है, क्योंकि इसके लिए अनुभव करना बहुत जरूरी है। वृष राशि में जिन लोगों का अभी चंद्रमा है उच्च के फल यदि उनको दे रहा, तो अपना अनुभव इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हमें यह भी जरूरत नहीं कि आप झूठ लिख रहे हैं या सच लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि हम यह केवल इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा वृष राशि में नहीं कर्क राशि में उच्च के फल देता, यह हमारा अपना अनुभव है, इसलिए हम आपको यह बता दे रहे हैं। और चंद्रमा का प्रभाव जो है किस वर्ष में पड़ता है, ये हम आपको बता देते हैं। जब आप बच्चा पैदा होता है उसके 16वें दिन को चंद्रमा अपना प्रभाव देने लगता है, 51वें दिन को, यानी कि 1 महीना 21 दिन में फिर अपना प्रभाव देता है, 86 दिन में, यानी कि 3 महीने से 4 दिन पहले, 3 महीने से 4 दिन पहले फिर से चंद्रमा अपना शुभाशुभ प्रभाव देता है, और 121वें वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव रहता है वर्षों में। अर्थात चंद्रमा सहित यदि सभी ग्रहों की आयु पूर्ण किसी जातक की जन्म कुंडली में, तो ओवर 120 हो जाता है। इसका मतलब ऐसा धर्मात्मा सतयुग में, त्रेता में या द्वापर में ही पैदा होता था। इसी प्रकार इसका पहला चक्र 24 वर्ष में, दूसरा चक्र 59 वर्ष में, और तीसरा चक्र 94 वर्ष में भी आता है। राहु केतु चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में कुप्रभाव नहीं देते हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए सभी जातकों के। और ज्योतिष की ठगी से आप लोगों को बच जाना चाहिए कि राहु और केतु के साथ चंद्रमा कभी भी कुप्रभाव नहीं देते हैं। पर यह भी आवश्यक नहीं है कि वे शुभ फल ही दे दें, यहां इतना जरूरी है, दुष्प्रभाव नहीं देते हैं लेकिन शुभ फल देते हैं, इसमें भी शंका है। चौथे भाव में चंद्रमा स्वगृही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं, बिल्कुल सही, जो कहता है वो सही, जहां लिखा बिल्कुल सही। क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा के शुभ फल देखे गए हैं, प्रत्यक्षम क्यं प्रमाणम, जब देखे गए हैं तो कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा अपनी रक्षा के लिए मित्र ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु की बलि ले लेता है। चंद्रमा अपनी रक्षा के लिए अपने मित्र सूर्य, मंगल और गुरु की बलि दे देता है, दे देता नहीं बलि ले लेता है, बल्कि उनको खत्म कर देता है। चंद्रमा सूर्य को छोड़कर अन्य किसी ग्रह से बलि है, यानी कि सूर्य के बाद अगर कोई सबसे मजबूत ग्रह है तो वह चंद्रमा है। चंद्रमा 1 वर्ष के 3 खंड में, अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है तो उसके 3 खंड कर दीजिए, पहले 4 महीने, दूसरे 4 महीने और तीसरे 4 महीने, 3 खंड कर दीजिए। तो पहले खंड करने में, प्रथम खंड में वह चंद्रमा की दशा का फल नहीं देकर देवगुरु बृहस्पति की दशा का फल देता है, और दूसरे खंड में वह अपने चंद्रमा का फल नहीं देकर सूर्य का फल देता है, और तीसरे खंड में वह अपना प्रभाव चंद्रमा का फल देता है, यानी कि अगले 8, 9, 10, 11, 12 महीनों में, 9, 10, 11, 12 महीनों में। यानी कि चंद्रमा की महादशा आपको चल गई है, तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, इनमें आपको देवगुरु बृहस्पति का फल मिलेगा। 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, इनमें आपको सूर्य का फल मिलेगा, और 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, इसमें आपको चंद्रमा अपना फल देगा। अब देखिए भाई साहब, आपको चल रही चंद्रमा की दशा, पहले जब गुरु की महादशा का फल मिल रहा है, आप चंद्रमा की दशा का फलाफल कर रहे हैं, और लोग कहते हैं यार पंडित जी का फलाफल ठीक नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस बात पर तो ध्यान दिया ही नहीं कि
चंद्रमा एक वर्ष के अपने 3 खंडों में पहले गुरु का, फिर सूर्य का और फिर चंद्रमा का फल देता है। ज्योतिष इसीलिए बहुत पेचीदा है, पेचीदगी भरा है, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। ज्योतिष की बहुत टफ होती है। सुप्त चंद्रमा कब जागेगा? किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा सोया है, फिर दूसरा, चौथा और आठवां भाव, दूसरा, चौथा और आठवां भाव अगर गुप्त है, गोपनीय है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको, तो चंद्रमा को जगा देगा सूर्य को। अब इसका क्या मतलब है गुप्त है का? गुप्त का मतलब इनमें कोई ग्रह नहीं है, इन राशियों में कोई, इन भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा को जगा देंगे। चंद्र के अशुभ होने पर चौथे भाव को भी अशुभ फल मिलता है। अगर चंद्रमा किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ है तो उसको चंद्रमा ही नहीं बल्कि उसकी कुंडली का चौथा घर भी अशुभ हो जाएगा। अब बताओ कहां गिनती कर रहे चंद्रमा की और फल दे रहा भाव। यह इसका सहसंबंध है, कोरिलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसको भी आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। चंद्र का शनि से संबंध हो तो 8वें भाव को अशुभ फल मिलता है, अन्यथा 8वें भाव में शनि आयु को वृद्धि कराता है। स्त्री ग्रह चंद्र रात्रि में प्रभावशाली होता है। चंद्रमा 6, 8वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में अशुभ है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें भाव में शुभ फल देता है। 6, 8वें, 10वें, 11वें भाव में अशुभ फल देता है। यह देखा गया है बार बार, परंतु आयु को तो बढ़ाता है, इसमें कोई शंका नहीं। चंद्रमा यदि आपका अशुभ है तो तब आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे, यह आप देखिए। चंद्रमा यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो उस आदमी के, अगर वो कपड़े का व्यवसायी है तो उसे उसमें नुकसान होने लगेगा, तो समझिए चंद्रमा अशुभ हो रहा है। जो किसान भाई हैं, पशुपालन का काम करते हैं, दुधारू गाय भैंस अगर मृत्यु को प्राप्त हो जा रही है तो समझिए चंद्रमा अशुभ है। और ये महसूस करने की शक्ति का हास, जिसको हम लोग कहते हैं फीलिंग्स या सेंसिंग, जो सेंसलेस जब हो जाते हैं तो समझिए चंद्रमा आपका कमजोर हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा का क्या उपाय करना चाहिए? दूसरे के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से चंद्रमा की अशुभता दूर होती है। दूध या पानी का भरा बर्तन सिराने रखकर सोने से भी चंद्रमा की अशुभता दूर होती है। शिव की उपासना करने से चंद्रमा की अशुभता दूर होती है। और सोमवार के दिन खीर का दान करने से चंद्रमा की अशुभता दूर होती है। चावल, दूध, चांदी का दान करने से भी चंद्रमा की अशुभता दूर होती है। और यह सब छोटे छोटे उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया चंद्र ग्रह का संक्षिप्त परिचय, चंद्र ग्रह का शुभाशुभ फल आपकी कुंडली में क्या देगा और आप अपनी कुंडली को कैसे दे सकते हैं कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे मंगल आपकी जन्म कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देता है और कैसे आप मंगल को ठीक कर सकते हैं। तब तक कि जब तक हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।